इस लेक्चर में रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, एक रिपोर्ट में यह पाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो भारतीय स्टेट बैंक है, उसने आरबीआई से गुहार लगाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे ये गुहार लगाई कि ये स्टेज अभी अच्छी है कि आरबीआई को रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन की स्टेज को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो इसे जानने से पहले ये क्या है, पहले पढ़ेंगे हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये क्या है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपने पढ़ी होंगी इकोनॉमी में। रिवर्स रेपो रेट है जो, वो है रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट। और रेपो रेट का मतलब क्या है, रीपरचेज एग्रीमेंट, और इसी के आगे रिवर्स लगा दो, बस वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। ये दो टूल हैं आरबीआई के जो यूज करती है आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। देखो ये छोटी छोटी टर्म है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई, जिसे लिक्विडिटी भी बोल सकते हो आप। लिक्विडिटी ज़्यादा है, यानी कि समझ लो इकोनॉमी में, यानी कि इंडिया में मनी सप्लाई ज़्यादा है। मनी सप्लाई ज़्यादा है तो वो इफेक्ट डाल सकती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ सकती है। देखो इसे आसानी से समझते हैं हम मनी सप्लाई को। बहुत बार ये क्या है, यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछा, छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनसे क्वेश्चन पूछती है। मनी सप्लाई जब भी बात हो, यानी कि मनी, पैसा, रुपया लोगों के पास कितना है। लोगों के पास चाहे कॉइन में हो, सिक्के हो, चाहे नोट हो, 10 रुपये का नोट, 20 का नोट, या सिक्का हो 1-2 रुपये का, कितना भी उनके हाथ में जितना भी पैसा है, चाहे उनके हाथ में हो चाहे उनके बैंक में हो बैलेंस। जो बैंक में बैलेंस है भाई साहब, वो भी तो उनके हाथ में ही पैसा है, जब चाहे निकाल के यूज कर सकते हैं। तो ये जितना भी उनके चाहे बैंक में है चाहे हाथ में है, ये सब क्या है, मनी सप्लाई बोलते हैं इसे, मनी सप्लाई। और देखो एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ बैलेंस जो है बैंक में वो डीडी काउंट होता है, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो आपने सेविंग या करंट अकाउंट में जो डाल रखा है वो पैसा काउंट होता है। इसमें टाइम डिपॉजिट काउंट नहीं होता। वो क्या है, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी करा देते हैं ना जो 5 साल की 10 साल की, वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होता जनरली। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको भी काउंट करते हैं बहुत हायर लेवल पे, लेकिन अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो सिर्फ इसमें डीडी काउंट होता है, डिमांड डिपॉजिट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मनी सप्लाई से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। और मनी सप्लाई का मतलब ही होता है लिक्विडिटी। इकोनॉमी की टर्म में लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी अगर ज़्यादा है तो क्या मतलब है, पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, और लिक्विडिटी कम है, हमारी इकोनॉमी में पैसा कम है। लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी तो इसका क्या मतलब है, देखो लिक्विडिटी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है लोगों के हाथ में पैसा बहुत है। अगर लोगों के हाथ में भाई साहब पैसा बहुत है तो वो क्या करेंगे भाई साहब, वो चीज़ें खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे। आपके पास मान लो 1 लाख रुपये आ जाए, आपको मिल जाए कहीं से, सोचोगे मैं ये खरीदूं, फ़ोन खरीदूं, लैपटॉप खरीदूं, क्या खरीदूं, ऐसा कुछ सोचोगे, कुछ भी आप, जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं। जब आप चीज़ें खरीदोगे तो क्या होगा भाई साहब, जो कंपनी बना रही है उसके प्रोडक्ट बेच जाएंगे, और जब उसके प्रोडक्ट बेच दिए गए तो फिर ये ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा भाई साहब, उसकी कीमतें गिर जाएंगी। क्योंकि देखो कीमतें गिर जाएंगी तो क्या होगा, महंगा, कीमतें गिर जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, कीमतें गिर गई तो महंगाई घट जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। होता क्या है, होता यह है भाई साहब, जब पैसा ज़्यादा होता है ना तो लोग उसे किसी भी कीमत में खरीदना चाहते हैं चीज़ को, प्रोडक्ट को, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई पैसा होने से। डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज होने से क्या हुआ, महंगाई बढ़ जाएगी। जो पहले अगर मान लो एक पेन या एक मोबाइल मान लो जो आप 10,000 रुपये में खरीद रहे थे, अब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि आपके हाथ में पैसा ज़्यादा है। लोगों ने जितने, मान लो एक कंपनी ने 10,000 मोबाइल बनाए, 10,000 कीमत थी, सारे के सारे बिक गए। अब कंपनी को लग रहा है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो वो अपना रेट बढ़ा देगी, इसी पे 100 रुपये बढ़ा देगी, 200 रुपये बढ़ा देगी, 1000 बढ़ा देगी। यानी कि लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा रहता है तो चांसेस होते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, मुद्रास्फीति भी बोलते हैं हिंदी में, महंगाई बढ़ सकती है। अब इसे नॉर्मल कंडीशन में समझते हैं रेपो और रिवर्स रेपो को। उससे पहले जानते हैं कि सेंट्रल बैंक के हाथ में कौन कौन से टूल होते हैं जिनके द्वारा वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक, उसके हाथ में सिर्फ यही टूल होते हैं कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करके महंगाई को, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। और उसके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी थोड़ी नहीं है आरबीआई। आरबीआई ऐसा थोड़ी नहीं है भाई साहब, उसकी आदेश से जो कंपनियां ज़्यादा और कम माल प्रोड्यूस करेंगी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, ना,
ये तो सिर्फ मनी सप्लाई को कंट्रोल करके डिमांड को कंट्रोल करती है, उसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, महंगाई। तो इसके हाथ में कई टूल हैं, दो मेनली हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव टूल। जो क्वांटिटेटिव हैं उनमें देखो जनरली क्वांटिटेटिव टूल है वो मनी और क्रेडिट सप्लाई को ओवरऑल कंट्रोल करते हैं, और जो क्वालिटेटिव है ये क्या डायरेक्शन देते हैं, जैसे बैंक को डायरेक्शन दे दिया या मीटिंग बुलाई बैंक की कि भाई साहब आपको ये चीज़ें करनी है। इनमें आते हैं क्वालिटेटिव टूल में ये वाले मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मॉरल सिचुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इनके बारे में हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमारा इसमें पढ़ने का जो मकसद है वो है इन क्वांटिटेटिव टूल का, क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है इन पे। जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उनको सिलेक्टिव मेथड भी बोलते हैं कंट्रोल करने का, कि मान लो मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है उनको सिलेक्टिव टूल बोलते हैं, और इनको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को या टूल को। तो क्वांटिटेटिव में ये सारे आते हैं, इनको यूज करती है आरबीआई। एक है बैंक रेट। बैंक रेट वो होता है जिस पे आरबीआई यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों को, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर आपका पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक, या फिर आपका कोई और बैंक है एचडीएफसी है, कोई भी बैंक है आपका, जिस रेट पे उधार देती है, मान लो इन्हें उधार दिया, लोन दिया, और आरबीआई ने कहा मैं भाई साहब 4% आपसे इंटरेस्ट लूंगा ब्याज, तो ये 4% क्या हो गया, बैंक रेट हो गया। और इसमें जनरली आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए ब्याज देती है, लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट भी यही होता है कि जिसमें आरबीआई जिस रेट पे उधार देती है बैंकों को, वो ही है रेपो रेट। लेकिन बैंक रेट और रेपो रेट में फ़र्क कितना है, बैंक रेट है जो लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ब्याज पे उधार देती है, बोरो मतलब लोन देती है, लेंड करती है, लैंड का मतलब उधार देना, LEND, उधार देना। और रेपो रेट का मतलब है छोटी अवधि के लिए, लगभग 14 डेज के लिए उधार देती है, इस पे, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, देखो इन दोनों को, रिवर्स और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों ही तो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है, तो डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे, अभी ब्रीफली हम ओवरव्यू ले रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट वो है जिस पे आरबीआई उधार लेती है बैंकों से, आरबीआई भी लेती है उधार, आरबीआई जो वो बैंकों से लेगी, जैसे पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक, इससे उधार लेगी आरबीआई, जिस रेट पे लेगी उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो होता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको खरीद के और बेच के आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करके और सेल करके, खरीद के और बेच के कंट्रोल करती है महंगाई को। कैश रिजर्व रेशो, CRR, इसके बारे में पढ़ा होगा। कुछ बैंकों को अपना, कुछ सारे बैंकों को लगभग अपना जो वो है ना, जितना भी बैलेंस है बैंकों के पास, उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जो परसेंट रखना पड़ता है उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, कैश में रखना पड़ता है ये। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR शॉर्टकट में बोलते हैं, SLR। खिचड़ी बन गई ना, इसे मिटा लेते हैं, पहले मिट जा भाई। पाँच सेकंड और होल्ड करो आप। तो ये नेक्स्ट है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये रेशो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो? देखो इसमें क्या है, बैंक को, हर एक बैंक को कुछ परसेंट अपना पैसा खुद बैंक के पास ही रखना पड़ता है, चाहे वो कैश में रखे, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखे, कैसे भी रखे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, वैसे भी कागज है, इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस पे कितने दाम की है, 10,000 करोड़ की है, 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की, इस पे लिखा हुआ है, ये हो गई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इशू करती है ना गवर्नमेंट। तो इनके चाहे ट्रेजरी बिल में रखे, ट्रेजरी बिल भी कागज ही होता है, उस पर लिखा ट्रेजरी बिल हो गया। इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसमें डिस्कस करने का जो मकसद है वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो आते हैं उस पर, रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो रेट का मतलब हुआ कि वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल बैंक उसको बोलते हैं किसी भी कंट्री का जिसके पास ये ताकत होती है, ये पावर होती है कि वो उस देश की करेंसी को छापेगा। हमारे देश में करेंसी, मुद्रा, नोट कौन छापता है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या हुआ, सेंट्रल बैंक हो गया। और सारे बैंकों के लिए रूल्स रेगुलेशन गाइड कौन लागू करता है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या हुआ, सेंट्रल बैंक। तो हर एक देश में होता है, हर एक देश का सेंट्रल बैंक, हमारे देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक वो हो गए, देखो 1949 का एक एक्ट बना हुआ है हमारे देश में, उसमें शेड्यूल है, एक शेड्यूल 2 करके, आप ये चेक कर लेना, शेड्यूल 2 ये, उसमें जो मेंशन होता है उस शेड्यूल में, वो होते हैं कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक को बोलते हैं उन्हें। यानी कि कॉमर्शियल बैंक ये हो गए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया भाई साहब, आरबीआई हो गया,
ये सारे बैंक है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये बैंक है जो कॉमर्शियल बैंक बोलेंगे सबको। आरबीआई के अलावा जो बैंक हैं उन्हें कॉमर्शियल बैंक बोलेंगे जनरली। तो कॉमर्शियल बैंक को जो जिस रेट पे उधार देती है, लैंड करती है, उधार देती है आरबीआई, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट, और ये छोटी अवधि के लिए होता है। और सेंट्रल बैंक क्या करती है, किस बेस पे, बैंक से, जो कॉमर्शियल बैंक है उनसे सिक्योरिटी वापस ले लेती है। देखो ये है आरबीआई और ये है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को उधार देगी, ये लैंड करेगी, पैसा देगी, मनी देगी, और ये सेंट्रल बैंक से क्या लेगी, ये सिक्योरिटी लेगी। इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी, क्योंकि भाई साहब कुछ कोलेट्रल तो चाहिए। कोलेट्रल मतलब क्या हुआ, एक तरह से कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए ना, कोलेट्रल सिक्योरिटी तो चाहिए ना, तभी तो देगा ना, वैसे थोड़ी ना दे देगा किसी को भी सेंट्रल बैंक। तो इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहेगी, मान लो ये 10,000 करोड़ की है, तो इसे 10,000 करोड़ रुपए उधार दे दिया। अब आरबीआई कहेगी कि आप मान लो 14 दिन में लौटाओगे मुझे, क्योंकि छोटी अवधि के लिए होता है, लगभग 14 दिन के लिए, कि जब लौटाओगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 4%। अभी जो चल रहा है रेपो रेट वो 4% चल रहा है। एक बार गूगल पे चेक कर लेना वो 4% है या नहीं है। वैसे इसका कोई मायने नहीं रखता कितना है कितना, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली अभी शायद 4% है। तो 4% इस पर ले लेगी। मान लो इसने 1,000 रुपये लिए थे उधार कॉमर्शियल बैंक ने, मान लो ये पीएनबी है, पीएनबी बैंक, इसने लिए 100 रुपये और 4% है, तो ये जब लौटाएगा तो आरबीआई इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो ली थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस दे देगा कि भाई साहब अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले लो और मेरा 100 रुपया वापस दो, और जो 4% का ब्याज था 4% ब्याज दो, यानी कि 104 रुपये वापस कर देगा। और ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस कर देगा। अब इससे हुआ क्या, देखो भाई साहब, कब करता है ये इस केस में, वो करता है जब महंगाई ज़्यादा हो रही हो। इस केस में करता है। कैसे कंट्रोल करता है वो समझेंगे, अभी सिग्निफिकेंस में समझेंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट ये है जब आरबीआई उधार लेता है, किससे, कॉमर्शियल बैंक से। अब आरबीआई उधार ले रहा है, आरबीआई को क्या जरूरत पड़ गई है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करनी है ना, महंगाई कंट्रोल करनी है। मान लो कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, पीएनबी का ले लिया हमने एग्जांपल, पंजाब नेशनल बैंक। अब ये इसको लैंड कर रहा है, उधार दे रहा है बैंक। अब ये इससे आरबीआई कितना ब्याज देगी, देखो जो रेपो रेट की परसेंटेज होती है ना उससे कम ही देती है आरबीआई ब्याज। ये लगभग अभी 3.35% है, तो 3.35% जो ब्याज है ये देगी। अब बैंक क्यों देते हैं आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई इस केस में क्या करती है, आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देती है कॉमर्शियल बैंक को, और ये उधार दे देता है। मान लो 100 रुपये दिए, तो जब वापस लौटाएगा तो 3.3% के हिसाब से इसे ब्याज देगा आरबीआई। बैंक क्यों देते हैं, क्योंकि बैंक को फायदा होता है कि अगर मान लो किसी आदमी को देंगे ब्याज, वो लौटाए ना लौटाए। लेकिन आरबीआई तो भाई साहब, मान लो इसने 10,000 करोड़ आरबीआई के पास रख दिए बैंक ने, पीएनबी ने, तो पीएनबी 3.3% का जो ब्याज है 14 दिन में ले लेगा भाई साहब, समझ रहे हो, 14 डेज में। तो ये फायदा होता है उसे। अगर किसी आदमी को देगा, लेके भाग जाए, जैसे विजय माल्या टाइप आदमी है, भाग जाए देश से ही, कहाँ से लेगा बैंक, कहाँ से लेगा बताओ आप। तो इसका फायदा क्या होता है आरबीआई का, ये महंगाई को कंट्रोल करता है ना, इन्फ्लेशन को। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा रहेगी, पैसा ज़्यादा रहेगा, तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो लोग खर्चा करेंगे तो क्या होगा, खर्चा ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, चीज़ों की, वस्तुओं की, प्रोडक्ट की वस्तुएं बढ़ जाएंगी, उसी को तो बोलते हैं महंगाई। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब देखो, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, आरबीआई ने अपने पास रख लिया सारा पैसा, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो वो डिमांड कहाँ से करेंगे। अब मान लो एक कंपनी ने मान लो 10,000 फ़ोन बनाए थे, उनमें से केवल मान लो 4-5-10 फ़ोन बिके हैं, जिनके पास, लोगों के पास पैसा था, खरीद लिए। अब उसके सारे फ़ोन, लगभग 9,500 फ़ोन मान लो उसके ऐसे ही पड़े हुए बनाए हुए। अब पहले फ़ोन इसके बिके नहीं, तो वो दोबारा कंपनी क्यों प्रोड्यूस करेगी, क्यों बनाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि वो तो चाहेगी पहले भैया ये फ़ोन तो बिके तभी तो मैं बनाऊं। अब कंपनी क्या सोचेगी, कंपनी सोचेगी कोई ले ही नहीं रहा यार, 9,500 फ़ोन पड़े हुए हैं, 10,000 इसका रेट है, तो कंपनी क्या करेगी, इसका रेट घटा देगी। मान लो 10,000 से 8,000 कर दिया, 5,000 कर दिया, 4,000 कर दिया, जितनी लागत आ रही है ना उसे बनाने में उतना ही कर दिया, बेच रही कि बस निकल जाएं कैसे न कैसे। तो इससे क्या होगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो इसीलिए तो कंट्रोल करती है आरबीआई इन टूलों से। देखो ये जो है सिग्निफिकेंस में आएगा, यानी कि जो रिवर्स रेपो रेट है, देखो एग्जैक्ट रेपो रेट के अपोजिट होता है, हमने समझ लिया अभी, क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस मतलब सिचुएशन, स्थिति,
नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जब इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही होती है तो रेपो रेट क्या है ना, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बन जाता है। ये चीज़ और समझनी है आपको, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। देखो इतना टाइम मैं इसमें इसलिए ले रहा हूँ, हर साल आप देख लो यूपीएससी का प्रीलिम उठा के ये बेसिक चीज़ें पूछता है, और बेसिक चीज़ें हमें ऐसा लगता है हमें आ रही हैं, लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना आपसे गलती हो जाएगी, फिर मूड पकड़ पकड़ के ना रोते हैं प्रीलिम्स देने के बाद, ऐसे सोचते हैं अरे यार इतना आसान क्वेश्चन था मैंने गलत कर दिया। क्यों होता है गलत? जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तब होता है गलत। तो इतना टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ, आपको नहीं है जरूरत, आपको पता है तो मत देखो यार, मैं फोर्स थोड़ी ना कर रहा हूँ आपसे, कभी ये भी नहीं कहता कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी मत करो भैया, मुझे क्या फ़ायदा है, समझ रहे हो? आपका फ़ायदा है, अच्छा आपको लगे तो देखो, नहीं लगे तो जाओ, हज़ारों चैनल बने उन पर अच्छा पढ़ा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, मुझे 0% 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है मुझे तो, समझ रहे हो? आपको देखना तो देखो, नहीं तो मत देखो, आपकी मर्जी। चलो हो गया बात, नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं। देखो जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि ये रेट वो है कि जिस पे कोई बैंक, मान लो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक किसी आदमी को उधार देती है। अब देखो कॉमर्शियल बैंक जैसे पीएनबी है, पीएनबी भाई साहब जैसे मान लो कोई प्राइवेट बैंक का एग्जांपल लेते हैं, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, मान लो जिस आदमी का ये बैंक है। अब इस बैंक, जो ये बैंक का आदमी मतलब जिसका ये बैंक है, उस आदमी के भाई साहब सगे संबंधी भी होंगे, रिलेटिव्स होंगे। अब ये जिसका ये बैंक है एचडीएफसी, अब वो चाहे तो अपने सगे संबंधियों को लोन दे दे, मान लो इसका कोई भाई है, वो उसको दे दे कि 10,000 करोड़ इसे लोन में दे दे, या अपने सगे संबंधियों को लोन में दे, और उनको लोन दे तो उनको क्या करें, उनको कम इंटरेस्ट पे दे दे, मान लो 1% पे ही दे कि मैं आपको 1% पे दे रहा हूँ लोन की जो इंटरेस्ट रेट है, 1% इंटरेस्ट रेट पे, ब्याज रेट पे आप मुझसे उधार ले लो। लेकिन जो इसके सगे संबंधी नहीं और नॉर्मल लोगों को ये दे रहा है 4% पे, 5% पे, 8% पे, ऐसे दे रहा है। तो भैया आरबीआई ने ये सेट कर रखा है कि एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होगा कि इस बेंचमार्क से नीचे आप किसी को भी उधार नहीं दोगे। जैसे ये फिक्स कर दिया रेपो रेट पे, रेपो रेट अभी कितनी चल रही है 4%, कि कोई भी बैंक किसी भी आदमी को उधार देगा तो वो 4% से नीचे नहीं देगा, चाहे इससे ऊपर कितना ही दे वो। अब उसमें बैंक का ही तो फायदा, बैंक मान लो 10% पे दे तो कौन लेगा उस बैंक से, जो कम परसेंट पे दे रहा उससे लेगा। लेकिन बैंकों के लिए भी 4% इसलिए रख दिया, मान लो रेपो रेट पे इसलिए फिक्स कर दिया क्योंकि वो ऐसा ना हो अपने सगे संबंधियों को, जो उनके खास पीपल है उनको कम इंटरेस्ट रेट पे दें, 4% से नीचे दें, ऐसा नहीं होगा। कि एक बेंच मार्क रेट रहेगा कि इतना बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट से आप नीचे नहीं दोगे, भले ऊपर कितना ही दे दो। तो ये है बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट। तो ये रेपो रेट क्या है, जब हमारी इकोनॉमी ग्रो अच्छे से कर रही होती है तो रेपो रेट ही बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बन जाता है उस टाइम में। तो उस टाइम में जो बैंक के जितनी रेपो रेट चल रही होती है उससे नीचे नहीं देंगे, उससे नीचे इंटरेस्ट रेट पे ब्याज नहीं देंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि फंड बोरो किए जा सकते हैं, लोग बोरो करेंगे, उधार लेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम रहेगी। तो ये फ्लोर इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं इसको, फ्लोर इंटरेस्ट रेट या बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। चाहे वो कार के लिए लोन ले रहे हो कोई आदमी, चाहे होम लोन ले रहे हो, चाहे किसी के लिए ले रहे हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट जो एफडी करा रखी हो उस पर इंटरेस्ट दे रही हो बैंक किसी आदमी को। जब आरबीआई मान लो मोर एंड मोर लिक्विडिटी पंप करनी है, लिक्विडिटी का क्या मतलब हमने स्टार्टिंग में समझा था मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई समझी थी स्टार्टिंग में, जितना पैसा लोगों के हाथ में या बैंक में जमा करके रखा है, डीडी डिमांड डिपॉजिट। तो ये जब आरबीआई को ज़्यादा मनी सप्लाई रखनी हो, मान लो आरबीआई को ज़्यादा मनी सप्लाई रखनी है और रेपो रेट कम है, रेपो रेट कम है तो मनी सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कम रहेगी, रेपो रेट कम रहेगा, तो यानी कि बैंक का जो लोन देने की ब्याज की रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो भी कम रहेगी। अब ये कम रहेगी तो आरबीआई ये सोचेगी इंटरेस्ट रेट जब कम होगी तो लोग ज़्यादा उधार लेंगे, कंपनियां ज़्यादा उधार लेंगी, अपना नया बिजनेस खोलेंगी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। मान लो भाई साहब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, यानी कि रेपो रेट कम कर दी। अब बैंक ने भी मान लो इंटरेस्ट रेट कम कर दी, आरबीआई ने ये उम्मीद जताई जब मैं रेपो रेट कम करूंगी तो बैंक भी करेंगे इंटरेस्ट रेट। हालांकि देखो ये क्रिटिसिज्म भी है, जब आरबीआई करती है रेपो रेट कम तो बहुत सारे बैंक अपना इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर जो लोगों को देते हैं, जिस ब्याज पे उधार लोन देते हैं, वो करते नहीं है बैंक। तो ये क्रिटिसिज्म है,
बुराई। आप जब भी जैसे क्वेश्चन पूछती है ना यूपीएससी कि क्रिटिसिज्म करो आर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की, तो ये लिख सकते हो आपकी, मान लो आरबीआई ने तो कम कर दिया इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम कर दिया आरबीआई ने, लेकिन बैंक नहीं कर रही। समझ रहे हो, ये इसका लूप होल्स है एक। तो ये इसमें क्या है, जब आरबीआई को ज़्यादा लिक्विडिटी देनी होती है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं लोन नहीं ले रहे, वो उधार नहीं ले रहे, बैंक से लोन नहीं दे रहे, या बैंक अनविलिंग है, बैंक इच्छुक नहीं है लैंड देने के, यानी कि उधार देने के, या लोन की डिमांड ही नहीं है कंट्री में, इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इस सिनेरियो में देखो जो बेंचमार्क रेट है वो क्या करती है, रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट पे शिफ्ट कर देती है आरबीआई। क्योंकि देखो रिवर्स रेपो रेट तो कम होता है ना, क्योंकि ये तो रेट वो होता है जो आरबीआई बैंकों से उधार लेती है, यानी कि रिवर्स रेपो रेट। और देखो रिवर्स रेपो रेट, देखो थोड़ा पॉज करते हैं हम, अभी एक लाउड स्पीकर जा रहा है चलते हुए, तो थोड़ा बाद में करेंगे इसे डिस्कस। तो कहाँ थे हम, कि रिवर्स रेपो रेट पे थे ना, कि रिवर्स रेपो रेट पे शिफ्ट कर देता है क्या, इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट को कैसे, जो हम बेंचमार्क रेट पढ़ रहे थे ना, कि देखो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट हमने ऊपर समझा, रेपो रेट जनरली ज़्यादा होती है रिवर्स रेपो रेट से, ये 4% के लेवल लगभग है रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट कितनी है, 3.35% के लगभग अभी फिलहाल। तो जब क्या है, बेंचमार्क रेट इस पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गई, यानी कि पहले जो 4% से कम नहीं दे सकते थे इंटरेस्ट रेट पे ब्याज बैंक लोगों को, अब वही बैंक लोगों को 3.35% पे भी ब्याज पे लोन दे सकते हैं। समझ रहे हो, अब ये रेट कम हो गई, यानी कि अब लोग हो सकता है कि अब खरीद सकें, क्योंकि अब बेंचमार्क रेट कम हो गया, 3.35% पे भी लोन दे सकते हैं जो बैंक है लोगों को, तो लोग हो सकता है अब ज़्यादा खरीदें। मतलब खरीदने का क्या मतलब, ज़्यादा बोरो करें, ज़्यादा लें, अपना वो ज़्यादा उधार लें, और ज़्यादा कंपनियां उधार लें, और ज़्यादा कंपनियां खोलें, नई कंपनी खोलें, नया बिजनेस खोलें, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इनके थ्रू क्या करती है आरबीआई, जब बेंचमार्क रेट ये शिफ्ट कर दिया रिवर्स रेपो रेट पे, तो इंटरेस्ट रेट कम हो गई, तो इससे ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज होंगी, जो मान लो इन्फ्लेशन के टाइम में ये टूल अपनाती है, जब डिफ्लेशन के टाइम में अपनाती है, डिफ्लेशन यानी कि महंगाई जब कम हो, जब कम महंगाई हो, यानी कि प्राइस जो हैं वस्तुओं के बहुत ही कम हो गए हैं, महंगाई कम हो गई है बहुत ज़्यादा, उस केस में ये अपनाती है। तो इसमें देखो इस केस में क्या होता है, मान लो जब महंगाई कंट्रोल करनी हो, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है, मान लो महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस केस में क्या करती है आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। मान लो रिवर्स रेपो रेट मान लो 3.35% से कर दिया 4%, बराबर कर दिया रेपो रेट के, तो क्या होगा, तो बैंक है ना जो बैंक, क्योंकि देखो आरबीआई क्या करती है, उधार लेती है, किससे, बैंकों से उधार लेती है, मान लो कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी पीएनबी है, जब उधार लेगी तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी ना इसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये भी कह सकते हैं आप, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब पार्क करती है अपनी, पार्क करने का मतलब देती है इसे सेंट्रल बैंक को, तो इससे उधार लेती है उस पर। तो जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जब रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी, तो ये बैंक ये सोचेंगे भैया पहले हमें 3.35% मिल रहा था, अब 4% दे रही है आरबीआई, तो क्यों ना हम लोगों के बजाय आरबीआई को ही देते पैसा, तो आरबीआई यही तो चाहती है, तो ये अपना पैसा दे देते हैं आरबीआई को, मनी सप्लाई घट जाती है, क्योंकि फिर बैंक लोन कहाँ से देंगे, बैंक के पास तो पैसा बचा ही नहीं, तो आगे लोन नहीं देंगे लोगों को, और इस केस में लोन भी नहीं देंगे, लोग लोन कम लेने आए, तो इसके लिए जो बैंक है पीएनबी वगैरह जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी, वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, ब्याज को, जो पहले 4% रख रखी थी लोगों को लोन देने के लिए, अब इसको बढ़ा देंगे 5%, 10% ऐसे कर देंगे, समझ रहे हो, ताकि लोन कम लेने आए लोग। अब जो ये टूल है देखो, इसमें क्या होता है, जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है, यानी कि लिक्विडिटी का मतलब मनी सप्लाई, एक्सेस का मतलब ज़्यादा मनी सप्लाई होती है, आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है कि जो बैंक है अपना पैसा आरबीआई के पास रखें, तो उस केस में रिवर्स रेपो रेट है जो ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बन जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा मान लो लोग पैसा लेने ही नहीं आ रहे, उस केस में बन जाता है ये बेंचमार्क रेट, रिवर्स रेपो रेट। अभी हम बात कर रहे हैं बेंचमार्क रेट की, यानी कि जिस रेट पे कोई भी बैंक, कोई भी कॉमर्शियल बैंक उस रेट से कम किसी लोगों को ब्याज नहीं दे सकता। किस केस में बनता है, जब कोई लोन ले ही नहीं रहा है,
तो आरबीआई के पास ये चारा बचता है कि अब रिवर्स रेपो रेट जो बेंचमार्क रेट रख रखी है अब इसको भी घटा दो। अब जो बैंक उधार देंगे लोगों को अब उसको और घटाने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर कर देती है। तो ये रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन क्या है, जिसे हम ऊपर स्टार्टिंग में बोल के पढ़ने के लिए लेक्चर स्टार्ट किया था, ये है भाई साहब रिवर्स रेपो रेट ही जब अप होने लगती है, यानी कि रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई जब बढ़ाने लगती है, रेज करने लगती है, जैसे अभी 3.35% है, इसको बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, 3.35% कर दे, 3.5% या 4% कर दे, तो इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। ये होता है इन्फ्लेशन के टाइम में, क्योंकि जब महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है, उस केस में आरबीआई चाहती है कि मनी सप्लाई मार्केट में ना रहे, मनी सप्लाई बैंकों से आरबीआई अपने पास ले लेती है। उस केस में क्या करती है, इसको बढ़ा देती है रिवर्स रेपो रेट को। तो यही है रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। इंडिया के केस में आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करती है, और ये रेपो रेट को जब इंक्रीज करती है तो ये आरबीआई, फिर आ गया भाई साहब वो लाउड स्पीकर, थोड़ा देर रुकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आरबीआई क्या था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड करने से पहले क्या करती है, रेपो रेट से पहले वो स्टेप लेती है कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाए। और रिवर्स रेपो रेट को जब बढ़ा देगी, जैसे रेपो रेट है भाई साहब ये 4% है, रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी है 3.35% है, तो आरबीआई सबसे पहले सोचती है कि रेपो रेट से पहले मैं रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करूं ताकि इन दोनों का गैप रिड्यूस हो जाए। देखो जब इसको बढ़ा देगी 3.35% और ये 4%, अभी कितना है 60.65% का गैप है। अगर इसको बढ़ा देगी ये 3.35 से मान लो 3.5% कर दे, तो कितना गैप रह गया 0.5% का गैप रह गया दोनों में, यानी कि ज़्यादा ब्याज दे रही है अब बैंकों को आरबीआई, पैसा ज़्यादा देगी, यानी कि इंटरेस्ट ज़्यादा देगी बैंकों को अगर वो आरबीआई से लोन लेंगे या अपना पैसा यहाँ पे रखेंगे आरबीआई के पास। समझ रहे हो? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है नॉर्मलाइजेशन का, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, कर्ब मतलब रोकना, महंगाई को रोकने के लिए यूज करती है इसको। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ क्या है एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल ही नहीं करते हैं, बल्कि हायर इंटरेस्ट रेट है जो हमारी इकोनॉमी में, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं एक तरह से। क्योंकि जब देखो आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो इनका इफेक्ट बैंक पे भी तो पड़ता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये सारा बिल्कुल सेम वही लिखा हुआ है जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार आप ये पॉज करके ज़रूर पढ़ लेना, ये एक समझ में आ जाएगा आपको सारा का सारा। ये मैं घुमा देता हूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ये देखो आरबीआई मॉनेटरी जो पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन है उसका मतलब यही है कि आरबीआई की, देखो ये टर्म समझने वाली है, ये समझते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। लूज मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यही है कि आरबीआई क्या करती है उस केस में, लूज मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टेज है अपनाती है जब महंगाई कम हो, यानी कि प्राइस हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं प्राइस, यानी कि महंगाई कम है। उस केस में क्या करती है आरबीआई, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है। लूज मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देगी, जो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट पे, यानी कि रेपो रेट को डिक्रीज कर देगी, रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देगी, सबको डिक्रीज कर देगी। इसके डिक्रीज करने से क्या होगा, रेपो रेट डिक्रीज करने से कि यानी कि बैंक क्या है अब एक्सपेक्टेशन लगाएगी आरबीआई कि बैंक भी इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तो क्या होगा, लोग बहुत ज़्यादा उधार लेने के लिए आएंगे, उधार लेने के लिए आएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मनी सप्लाई की वजह से लोग ज़्यादा खरीदेंगे माल, ज़्यादा माल खरीदेंगे, फिर दोबारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जब डिमांड ज़्यादा होगी, मनी सप्लाई बढ़ गई, लोगों का हाथ में पैसा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो धीरे 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 प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, किसका, वस्तुओं का, प्रोडक्ट का। तो ये है लूज मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए इस लूज मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। दूसरा, ताकि बैंक इंटरेस्ट रेट अपना लो कर दे, कम कर दे। तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो ज़्यादा लोग इंटरेस्ट कम होने की वजह से लोन लेंगे कॉमर्शियल बैंक से, यही उम्मीद जताती है आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कॉमर्शियल बैंक भी कम करेंगे। तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये हमने समझ लिया है। कंज्यूमर के लिए फिर वो लेस देगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रेट कम देगा तो ज़्यादा खरीदेगा, मतलब ज़्यादा उधार लेगा बैंकों से। और एंटरप्रेन्योर भी हैं जो उद्योगपति हैं वो भी ज़्यादा लेंगे, बोरो करेंगे मनी और अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे नया। और रिवर्स
केस में क्या होता है, लूज मॉनेटरी पॉलिसी का रिवर्स को बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या करती है आरबीआई, रेपो रेट हो, चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, इन सब को बढ़ा देती है, इनका रेट बढ़ा देती है। इसमें फिर बैंक भी क्या है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, ब्याज दर को बढ़ा देते हैं। जब ब्याज को बढ़ाएंगे तो लोग ब्याज कम लेंगे, ब्याज दर बढ़ जाएगी तो ब्याज कम लेंगे, तो ब्याज कम लेंगे, लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा, तो कम रहेगा तो फिर क्या रहेगा, धीरे 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 प्राइस है जो वो कम हो जाएगा वस्तुओं का, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं तो ये प्राइस जो है घट जाएगा, प्राइस घट जाएगा तो महंगाई भी घट जाएगी। तो ये कैसे करती है आरबीआई, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में बॉन्ड वगैरह को सेलिंग करती है। जो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं या बॉन्ड होते हैं, उनको बेच देती है मार्केट में, बैंकों को दे देती है, मार्केट में बेचती है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन जो हमने स्टार्टिंग में समझा था उसके थ्रू बॉन्ड वगैरह को बेच देती है। जब इन्हें बेचेगी तो देखो बैंक खरीदेगा, मान लो ये कागज़ है भाई साहब 10,000 करोड़ का, ये बॉन्ड है, इसे बेचेगी बैंक को 10,000 करोड़ का, तो बैंक से पैसा ले लेगी आरबीआई। अब बैंक के पास पैसा है नहीं उधार देने के लिए, तो उधार कहाँ से देगा, यानी कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा अपना, कि लोग कम ब्याज लेने के लिए आए, क्योंकि पैसा कम है, ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इंटरेस्ट रेट को हाई रखेगा कि ताकि जब मैं कम उधार भी दूँ तो मुझे ज़्यादा फायदा हो। तो ये इस वजह से भी इंटरेस्ट रेट को हाई कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट हाई रहेगी तो फिर पैसा कौन लेने आएगा, लोन कौन लेने आएगा बैंक से, लोन नहीं लेगा तो मनी सप्लाई घट जाएगी, मार्केट में मनी सप्लाई घट जाएगी तो धीरे धीरे महंगाई कम हो जाएगी। तो इस तरह से इनको कंट्रोल करती है महंगाई को, इन टूलों से, ये टूल्स हैं जो इनसे महंगाई को कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक। तो ये सारा कुछ है इसमें, और ये एक बार पॉज करके पढ़ लेना सारा, मैंने जहाँ जहाँ से घुमाया है ये पढ़ सकते हो आप पॉज करके।